हम दोबारा से बसंत कब मना पाएंगे? इंशाल्लाह 6, 7, 8 को फरवरी में आप ये बसंत मना पाएंगे। नोटिफिकेशन हो गया और सिर्फ लाहौर में ये नायलॉन के धागे वाली जितनी होती है ना, जो डोर होती है, मोटी डोर होती है, ये तकलीफ दी होती है, रस्सा होता है। बच्चों को एक और तरह की एक्टिविटी मिलती थी, हमने इसको भी खराब कर दिया मोटी डोर डाल के। अगर ये हम कामयाब हो गए, इसको बेहतर बना पाए, तो ये फिर पूरे पंजाब में हो कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक आप पतंग की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। सख्त सजाएं हैं भाभी, सख्त, और वो माली सजाएं भी हैं और वो जिस्मानी सजाएं भी हैं, सख्त सजाएं हैं। आपने एज प्रोड्यूसर जर्नलिस्टिक अपने करियर का आगाज किया 2008 में आया था एज अ इंटर्न। मेरे पहले उस्ताद थे अदनान शाहिद साहब, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे। जियो में काम किया मैंने एज अ इंटर्न, आउटसोर्स रिसर्चर। मैं उनका शो करता था, एक चौराहा के नाम से था और एक गोल्डन गर्ल्स था। मैंने सुना है आपको इंग्लिश शायरी भी बड़ी आती है। एंकर की फेम की वजह से टीम को ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं कि मुझे गरीदा फरूकी ने कभी नहीं डांटा। वहां पर ये सारे खड़े हुए थे, इकरार की भी सप्ली थी, इन सारों की सप्लियां थी मेरे साथ। सारे राज खुल रहे, इकरार ने कहना ये किसको बुला लिया। मैं कहूँ मैं पास हो गया, सिर्फ 2 चाहिए, मैं कर रहा क्लियर। उन्होंने कहा देखा दे दो, देखा चढ़ा। लेकिन जब मैं इन लोगों में आके बैठा और ये लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, यही वजह है कि मैंने रेड वाले शो नहीं किए, क्योंकि इकरार करता था। मैं कहा मैं रेड नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराह इकरार्स पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे मेरा तारुफ तो कम है, स्क्रीन के हवाले से ज़्यादा है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में इनका ताल्लुक मेरे शौहरे नामदार से काफ़ी ज़्यादा रहा है। वैसे इनके करियर की अगर बात की जाए तो एज प्रोड्यूसर इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ किया, बड़ा शानदार प्रोग्राम किया, अभी तक भी कर रहे हैं। सोशियो पोलिटिकल इशूज़ पर बात करते हैं, हल्कों में जाते हैं, आवाम के दरमियान जाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसाइल हैं आज तक उनका हल क्यों ना हो सका। और उसके साथ साथ पक्के लाहौरी हैं, खाने पीने का बड़ा शौक है जी, लाहौर से बड़ी मोहब्बत है। आज हमारे साथ ज़ुहैब भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम भाभी, कैसी हैं आप? बिल्कुल भाभी कह दूं आपको आपके पॉडकास्ट में? कहे जी कहे। वो अली खान साहब भी आए थे, वो कह रहे थे मैं दोस्त कहूँ, भाभी कहूँ, बहन को। मैंने कहा जो दिल में आता है कहते। भाभी जरा जुबान पे चढ़ा हुआ है ना। जी 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 जी। तो क्या हाल अहवाल है, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आजकल तो बसंत के पीछे थोड़ा सा दौड़ भाग कर रहे थे और बसंत जो सी है वो इजाजत मिल गई है। क्या बात है जी, ये तो इसके लिए तालियां होनी चाहिए। हम दोबारा से बसंत कब मना पाएंगे? इंशाल्लाह 6, 7, 8 को फरवरी में आप ये बसंत मना पाएंगे। नोटिफिकेशन हो गया और सिर्फ लाहौर में और पूरे पंजाब में नहीं, सिर्फ लाहौर में। नहीं, लेकिन ये फिर बाकी शहरों के साथ, बाकी शहरों में आहिस्ता। देखिए भाभी, ये बड़ा एक ना तकलीफ दे काम हो चुका हुआ था ये बसंत वाला, क्योंकि इसमें लोगों की जानें जा रही थी और इसको बिल्कुल ये रेगुलराइज्ड नहीं था, इसको बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था, तो जिसका जो दिल करता था वो कर जाता था। उस वजह से ये हुआ कि इसके अंदर ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो गई जो मॉनिटर होनी चाहिए थी, रेगुलराइज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। तो अब आके ये क्योंकि अब ये फन था पतंग साजी का, पतंगबाजी का, लोग पतंग उड़ाया करते थे, बड़ी दूर से दुनिया आया करती थी, रौनक हुआ करती थी, तो वो खून में डूब गया सारा। वो इस तरह के लोगों के बच्चों की जानें जाना शुरू हो गई। तो ये तकरीबन 22 साल पहले या तकरीबन 22-23 साल पहले ये बंद कर दिया गया। तो अब दोबारा जब इसको खोला गया ना भाभी, तो इसको थोड़ा सा ना लिमिटेड एनवायरनमेंट में, लिमिटेड जगह पे खोला गया है कि देखें क्या हम इसको कर सकते हैं और जो जो तरीक़ेकार हो सकते हैं महफूज बनाने के, वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको खोला जा रहा है। तो इसलिए तमाम चीज़ें लिमिटेड हैं अभी। अच्छा, मुझे याद है बचपन में छतों पे एक फेस्टिविटी होना, बारबेक्यू बन रहा है, खाने बन रहे हैं, लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, फिर वही बात के खूनी डोरें आ गई और बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब भट्ट साहब, इसको यकीनी कैसे बनाया जाएगा? क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि आप कमेटी के मेंबर भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी भाई, मैं बिल्कुल मेंबर हूँ। देखिए, यकीनी तो जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, हम चीज़ों को महफूज बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिश तमाम की गई है। बाइक्स पे तमाम कैजुअलिटीज जो हुई हैं बाइक्स पे हुई हैं। डोर बाइक पे फिरती है, मुझे खुद को डोर फिरी हुई है, बहुत पुरानी बात है, जब बसंत हुई थी, लेकिन वो डोर कच्ची थी, वो फिरी, उसने थोड़ा सा कट किया, हल्का सा चीरा आया, कान कटा थोड़ा सा और वो डोर निकल गई, वो टूट गई। अब वाली डोरें टूटती नहीं है भाभी, वो तो बिल्कुल आप गर्दन पे लगी है तो वो लग ही जाती है। केमिकल वाली नहीं, वो नायलॉन के धागे पे होती है। ये कॉटन के धागे पे मांझा लगता है, एक नायलॉन के धागे पे लगता है। ये नायलॉन के धागे वाली जितनी होती है ना, जो डोर होती है, मोटी डोर होती है, ये तकलीफ दी होती है, रस्सा होता है, वो डोर नहीं होती, वो टूटती नहीं है। वो 3-3, 4-4 ईंटें उठा लें वो टूटेगी, तो छुरी बन जाती है, तलवार बन जाती है। तो ऐसी चीजों को रोका गया, इस तरह की चीजों से को हटाया गया। देखें भाभी,
लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं, ऐसा ही बच्चों है। की डेथ हुई है, नौजवान बच्चों की डेथ हुई है, कुछ तो फ्रॉड भी हुआ ना बीच में कि वो किसी ने किसी को मार दिया और नाम डोर पे लगा दिया, वो भी हुआ। और किसी ने किसी को सिर्फ कट आया, उसने उसका प्रोपेगेंडा डोर के नाम पे कर दिया, ये भी हुआ है। दोनों चीजें हुई हैं। हम आपको पता है हर चीज में जाहिर है एक तुर्रा कंट्रोवर्सी निकाल लेते हैं हम। ऐसे ही है, हम एक वो तुर्रा रखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कि तुर्रा इम्तियाज। तुर्रा इम्तियाज है हमारा, कि हम हर चीज के अंदर नेगेटिविटी डाल देते हैं। ये बसंत भी बड़ा अच्छा खेल था, ये बड़ी अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी थी, आउटडोर एक्टिविटी थी, बाहर जाते थे, मोबाइल पे नहीं लगे रहते थे, बच्चों को एक और तरह की एक्टिविटी मिलती थी। हमने इसको भी खराब कर दिया मोटी डोर डाल के। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, अब उसको दोबारा से ठीक करना है। एक 20-25 साल का पीछे टाइम है जिसमें दवाई उतारी गई है, तो उस सारे को ठीक करना है, उसको चीजों को बेहतर करना है। इसीलिए थोड़े उसमें की जा रही है, थोड़ी मिकदार में की जा रही है, और ठीक एक है। महदूद चीज के अंदर करके देखा जा रहा है। अगर ये हम कामयाब हो गए, इसको बेहतर बना पाए, तो ये फिर पूरे पंजाब में होगी, पूरे पंजाब में, जी फिर पूरे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में भी होगी। अच्छा, तो इसमें कोई मखसूस मकामात होंगे जहाँ पर सिर्फ आप आएंगे बसंत मनाएंगे, या हम अपनी छत पर भी आप मना अपनी छत सकते पे ही हैं? मना सकते हैं। पूरे लाहौर का नोटिफिकेशन है, आप पूरे जबरदस्त। लाहौर में अपनी छतों पे जाके बसंत मना सकते हैं, काइट फ्लाइंग कर सकते हैं, लेकिन डोर और गुड्डी उसी रजिस्टर्ड बायर से सेलर से अच्छा। लेनी है आपने, मैन्युफैक्चरर जो रजिस्टर्ड सेलर है उससे लेनी है, और उसका नोटिफिकेशन आपको वो उसकी दुकान पे लगा हुआ नजर आ जाएगा। और पतंग, ये भी आपके आपके पॉडकास्ट में बता दूं कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक आप पतंग की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। और उससे पहले और उससे बाद में पहले नहीं? बाद नहीं, उससे पहले 30 दिसंबर 2025 से 8 फरवरी 2026 तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ठीक है। और इसके लिए कोई लाइसेंस दिए जाएंगे, कोई जी मखसूस लाइसेंस, लोग होंगे? जी पोर्टल बनाया गया है ठीक है। हुकूमत की तरफ से। वो पोर्टल के ऊपर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, और आपको किसी की पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं तभी सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि जी कोई पुलिस वाला हमें कहता है 10,000 रुपया दे दो तो मैं रजिस्ट्रेशन आपको लाइसेंस बनवा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ इंटरनेट पे जाना है, उस पोर्टल को खोलना है, वो उर्दू जुबान में भी है, ठीक है। उसको खोल के अपने आप को रजिस्टर करना है, और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी। आईडी कार्ड आपका चाहिए, आपका नाम चाहिए, और आपका जगह चाहिए, एड्रेस चाहिए, बस ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन है सेलर के लिए। सेलर, वो डोर सेलर है, वो पतंग सेलर है, वो जो भी सेलर है, उसको सेलर की वो चाहिए। मैन्युफैक्चरर को भी इसी तरह उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसका QR कोड आ जाएगा, एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपने जहां पर आप बेच रहे हैं, जिस जगह पे भी बेच रहे हैं, वहां पे आप लगा दें। आप घर की बैठक में बेच रहे हैं तो वहां पर लगा दें। तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है? जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके पास कुछ चीजें ऐसी होनी, या कुछ गारंटी ऐसी? कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनीवन कैन अप्लाई। कोई भी, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ। आप सेलर बनना चाहती हैं, सेलर बन के कर लें। आप किसी से खरीदें पतंगे, जो बेचना मैन्युफैक्चरर है, आप उससे खरीदें, आप सेलर का सर्टिफिकेट लें और बेचना शुरू कर दें। वैसे हमारी तो ख्वाहिश भी यही है कि अच्छे तरीके हो जाए ये वाला फेस्टिवल, फिर पूरे पंजाब में हो, क्योंकि हमारी तो बड़ी मेमोरीज है। अल्लाह ताला लोगों की जानों को महफूज रखे। और मेरी आपके तवस्सुत से, आपके सुनने वालों से ये दरख्वास्त ये भी है कि पहले अपनी जान की हिफाजत आपने करनी है। जैसे कहते हैं ना, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, ये चीजें लगाओ। तो रॉड जरूर लगवाएं। लाहौर शहर के अंदर जहां सरकारी तौर पर इसकी इजाजत दी गई है, वहां रॉड जरूर लगाएं। वैसे तो बाइक वालों को सबको रॉड लगाना चाहिए अब भी, क्योंकि लोग शैतान इतने हैं, वो बगैर अभी इजाजत नहीं भी है तो पतंगबाजी हो रही है। अभी भी गर्दनें कटती हैं जब इजाजत नहीं है। तो ऐसे शैतान लोगों से बचने के लिए अपनी हिफाजत खुद करें, वो रॉड लगवाएं अपनी बाइक के। और अगर ऐसे लोग जो शैतानियत करते हैं, या समहाउ कभी कभी तो वो आपने कहा ना कंट्रोवर्सी हर चीज में करते हैं, उनके लिए कोई सजाएं भी हैं जो जानबूझ के ऐसा करेंगे? सख्त सजाएं हैं भाभी, सख्त। और वो माली सजाएं भी हैं और वो जिस्मानी सजाएं भी हैं, सख्त सजाएं हैं। बल्कि मैंने तो ये भी इनको एडवाइस किया था कि इन पे 302 का पर्चा करवाना चाहिए, इक़दाम कत्ल का पर्चा करवाना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो मोटी डोर इस्तेमाल करते हैं, धाती डोर इस्तेमाल करते हैं, इन पे इक़दाम कत्ल का पर्चा करवाना चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें हैं। कानून बहुत सख्त है इस बारे में। चलें, बसंत की तो हमने बातें की, क्योंकि हम लाहौरी हैं और बसंत को ना डिस्कस करे हो नहीं सकता। मेरे पास मनानी है शहर में। डन हो गया। बस आपने मुझे बताना है क्या क्या वेन्यू है, और हम वेन्यू शहर में आपने आना है, शेरावाला गेट में। आप वहां पर हमारे घर की छत पे बसंत मनाएं। क्या बात है जी, बहुत मजा आएगा। फिर हम व्लॉग में आपको दिखाएंगे भी। अब हम जरा आपकी जर्नी की तरफ आ जाते हैं। आपने एज प्रोड्यूसर जर्नलिस्टिक अपने करियर का आगाज किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप स्क्रीन के सामने आए और आपने प्रोग्राम शुरू किया? बिल्कुल भाई, मैं तकरीबन 2008 में आया था एज इंटर्न एक अखबार में, अंग्रेज़ी अखबार था वो, डेली द पोस्ट के नाम से। मेरे पहले उस्ताद थे अदनान शाहिद साहब, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, बहुत शानदार आदमी थे, मेरे उस्ताद थे जर्नलिज्म में। और उनके साथ काम शुरू किया। फिर उनकी वाइफ थी मैडम हुमैरा शाहिद,
उनके साथ मैं काम करता रहा। एक बड़ा शफीक वालदा की तरह उन्होंने सिखाया, क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे, अभी गवर्नमेंट कॉलेज से निकले थे, तो वो काम शुरू किया था, तो ऐसे ही था कि बच्चों की तरह उन्होंने हमें सिखाया। तो उसके बाद फिर जियो में काम किया मैंने एज अ इंटर्न, आउटसोर्स रिसर्चर। मैं उनका शो करता था, एक चौराहा के नाम से था और एक गोल्डन गर्ल्स था। इस दो के लिए उनकी टीम के साथ काम करता था। और फिर उसके बाद मैं एक्सप्रेस 24/7 इंग्लिश जर्नल में, क्योंकि इंग्लिश जर्नलिज्म से आया हूँ, तो मैं इंग्लिश अखबार में था। वो मैंने सुना है आपको इंग्लिश शायरी भी बड़ी आती है। कुछ अंदर की बातें भी बताए मुझे। अच्छा, वो एक दौर था, भाभी किया करते थे इस गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो फिर उसके बाद मैं वहाँ से उसमें एक्सप्रेस 24/7 में चला गया एसोसिएट प्रोड्यूसर। फिर वो जर्नी चलती रही। मैं कामरान शाहिद साहब का भी प्रोड्यूसर रहा, मैं मुबशर लुकमान साहब के साथ भी रहा। मुबशर लुकमान साहब का वो एपिसोड जिनसा था मलक रियाज वाला, उसका लाहौर का प्रोड्यूसर मैं था। फिर उसके बाद वो थी, क्या कहते हैं, मैडम मुनीज़ जहांगीर, उसके बाद वो फरीदा फारूकी, उसके बाद उसामा गाजी, इन सब के साथ काम किया मैंने, इन सब का प्रोड्यूसर रहा हूँ मैं। तो फिर जब मैं यहाँ लाहौर आया, मैडम मुनीज़ जहांगीर को छोड़ के, उनके साथ से मैं छोड़ दिया, जब आज टीवी में था मैं, तो मैं लाहौर आया तो यहाँ नौकरी ढूंढ रहा था, तो एक चैनल आ रहा था लाहौर न्यूज़, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। नवीद काशिफ साहब थे, एमडी अभी भी हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें रखते हैं हम। तो मुझे उन्होंने प्रोग्रामिंग हेड बनाया, मैंने सारे शो डिज़ाइन किए। फिर मियाँ आमिर साहब के साथ जब मुलाकात हुई, उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि शो तुम एक काम करो, अभी जब तक हम हायरिंग कर रहे हैं, तुम ये माइक और कैमरा लो और सड़क पे चले जाओ। ठीक है। मैं चला गया सड़क पे और वो शूट करके लाया। वो मजाक में था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं टीवी पे आके एक शो होस्ट करूंगा या ऐसा कुछ करूंगा। मजाक में शो बनाते रहे, वो शो बन गया। अच्छा। जब उन्होंने शो देखा, उन्होंने कहा ये शो चलेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वही शो बनाम तख्ते लाहौर जो है, वो लाहौर न्यूज़ का एक फ्लैगशिप शो बना, जो इस पे अल्लाह ताला ने मुझे भी इज्जत दी और एंकर के तौर पे नजर आया मैं दुनिया को, देखने वालों को। और फिर उसके बाद फिर चैनल बदलता रहा, इतने ज़्यादा नहीं बदले। मैं जाग में गया, जाग से मैं सिटी 42 में आया, सिटी 42 से मैं समा में गया कुछ अरसा, फिर दोबारा सिटी 42 आ गया। समा में मैंने 2 साल काम किया, वहाँ पर शो करता था पुकार के नाम से। तो ये वो भी इसी तरह सोशल पॉलिटिकल शो था, रोड शो था, लोगों में जाके बातचीत करते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे, लोगों से डिस्कस करते थे, MP MNA को ऑन बोर्ड करते थे, सरकार को ऑन बोर्ड करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ऑन बोर्ड करते थे, तो जो लोगों के मसाइल थे वो हल करने की कोशिश करते थे। तो ये काम करते रहे, इस तरह करके टीवी पे आ गया। अच्छा जी, ये तो आपकी बड़ी जबरदस्त जर्नी। फिर आपने बताया कामरान शाहिद के साथ भी प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया, मुबशर लुकमान के साथ भी, उसामा गाजी, मुनीज़े, गरीदा फारूकी। सबसे ज्यादा मुश्किल एंकर कौन था जिसके साथ काम करते हुए आप सोचते थे कि नहीं, मैंने नहीं करना? अच्छा भाभी, उस वक्त सोचता था मैं कि मैंने नहीं करना। आज जब खुद एंकर बना हूं ना, तो मुझे लगता है कि वो ठीक करते थे। जैसे मुनीज़ जहांगीर और गरीदा फारूकी बहुत सख्त एंकर्स हैं, यानी कि रिगार्डिंग द टीम ये मशहूर है। लेकिन जो वो डिमांड करती हैं दोनों खवातीन, या जो उनकी सोच है शो को लेके, जितनी उनकी सीरियसनेस है, वो मुझे आज एहसास होता है कि उनकी सीरियसनेस बिल्कुल ठीक है, और वो जितना एग्रेशन और जितना गुस्सा दिखाती हैं वो भी जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं किसी और तरह देख रहा था चीज़ों का ना। एंकर का चेहरा सामने होता है, वो फेस कर रहा होता है सारा कुछ, एंकर दिख रहा होता है। मैं गलती करूंगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं ना, मेरा तो सिर्फ नाम चल रहा है या कुछ ऐसे, बहैसियत प्रोड्यूसर कोई बात नहीं करेगा। मैं गलत करूं, ठीक करूं, मेरी एक सैलरी आ रही है, मैं उसमें खुश हूं और मैं कहीं और भी चला जाऊंगा। लेकिन बहैसियत एंकर आपके ऊपर बहुत बर्डन होता है, क्योंकि वो एंकर की फेम की वजह से टीम को ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। ऐसे ही वो एंकर जितना, और ये मेरे ख्याल से मोस्टली हम प्रोड्यूसर समझते नहीं है इस बात को कि एंकर नहीं चल रहा होता, ये टीम वर्क होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम एंकर को अलग कर देते हैं, टीम अलग हो जाती है। वो कहते हैं जी अच्छा ऐ नहीं करता तो चलो ठीक है, इस तरह नहीं थे उस तरह से ही, और साढ़े ते जुल्म करता है कि गल हो, इस तरह कोई गल करता है, गुस्सा भी आ जाता है, तकलीफ भी होती है। मैं जितना मुंह फट हूँ या लौरियाँ हूँ, मैं आपको अंदाजा है, तो मैं तो जिस तरह की जुबान अक्सर इस्तेमाल कर जाता हूँ, तो वो तो उनकी मेहरबानी है मेरे प्रोड्यूसर्स की, वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करता था अपने एंकर्स की इतनी बातें। लड़ाई भी हो जाती थी? लड़ाई भी हो जाती थी। किससे ज्यादा लड़ाई होती थी? लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि एंकर्स जो से होते हैं वो फिर भी टीम लीडर होते हैं। लड़ाई नहीं होती थी, यहाँ डांट बहुत पड़ती थी। कामरान शाहिद साहब मेरे उस्ताद भी रहे हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हमें पढ़ाया हुआ उन्होंने, प्रॉक्टर भी रहे हुए हैं।
तो उनसे डांट ज्यादा खाई है। आप तो बड़ा मोहब्बत करते हैं। लुकमान साहब से नहीं खाई डांट आपने? वो लुकमान साहब से, क्योंकि उनका मैं सेकंड प्रोड्यूसर था, यानी कि फर्स्ट प्रोड्यूसर और था, मैं सेकंड प्रोड्यूसर था। और गरीदा फारूकी से लोग कहते हैं कि लोगों ने उनसे बड़ी डांट खाई है। मुझे वो हमेशा उन्होंने अपने भाइयों की तरह रखा है। मुझे कभी नहीं डांटा। जबरदस्त। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ और ऑन स्क्रीन बता रहा हूँ कि मुझे गरीदा फारूकी ने कभी नहीं डांटा, कभी भी नहीं, बल्कि बहुत मोहब्बत, बहुत शफकत रखी हमेशा, बड़ी बहनों की तरह। मैं बता रहा हूँ, एक वो वाकया भी, कंट्रोवर्सी भी हुई थी जी जी जी, वो उमर आदिल वाली, और वो सारी डॉक्टर उमर आदिल वाली, उसमें भी शी वाज वेरी वेरी काइंड टू मी। अच्छा, नहीं, इस बात पे तो मुझे आपसे शिकायत है। हाँ जी। जो डॉक्टर उमर आदिल वाला पॉडकास्ट था, उस पर मैंने व्लॉग भी किया था और मुझे शदीद एतराज था उनकी बातों पर भी, और आपने उनको काउंटर क्यों नहीं किया? आपके सारे कॉलीग्स हैं, आपने उनके हक में बात क्यों नहीं की? इस पे मुझे भी एतराज है। मैं बताता हूँ। अच्छा भाभी, मैं बताता हूँ कि क्यों काउंटर नहीं किया। ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट ना दिल की बात है ना। मेरा मकसद एक आदमी के अंदर को बाहर निकालना था, वो मैं निकाल रहा था, मैंने यही किया, ये मेरी ड्यूटी थी। मैं उसको काउंटर इसलिए नहीं कर रहा था कि वो बात से बात बढ़ती है। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव तो हूं नहीं, मैं तो आपको एक बंदे की शख्सियत दिखा रहा हूं, मैं आपको अपना गेस्ट दिखा रहा हूं कि देखें ये क्या सोचते हैं, ये क्या बोलते हैं। मैंने आपको वो दिखाया, अनएडिटेड दिखाया। हाँ, मेरी गलती ये थी, अब मैं आपको बताता हूँ गलती क्या थी। गलती ये थी कि भाई मुझे उसको अपलोड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम अभी इतने टॉलरेंट नहीं हुए। आप, और दूसरी आपको बात बताऊं, जिस शख्स ने, स्पेशली इरशाद भट्टी साहब, जो उस वक्त इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया, उन्होंने बड़ी, मेरे बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें की उन्होंने, कि ये देखें इसको 2 टके का ये पता नहीं बंदा है, इसने वो व्यूज के लिए, पैसों के लिए सारा कुछ किया, और ये डॉलर्स कमाने के लिए किया। इरशाद भट्टी साहब डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, आपको पता? मैं देख नहीं पाई, लेकिन आपको देखना चाहिए भाई, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे इस चीज पे शिकायत है, जिस शख्स ने इरशाद भट्टी साहब के समेत जिन लोगों ने डॉक्टर साहब के ऊपर तनकीद की, वही उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट करके डॉलर बना रहे थे। और आप यकीन करेंगी भाभी, मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूं, डॉक्टर साहब का पूरा पॉडकास्ट मैंने अपलोड ही नहीं किया, डिलीट कर दिया। वो वाला आपने, चले, ये तो एक बहुत आपने अच्छे ज़र्फ की बात की, आपने डिलीट कर दिया। भाभी पूरा पॉडकास्ट भी नहीं लगाया, मैं उससे पैसे कमा सकता था, नहीं लगाया। वो चंक्स जितने लगे थे और जो जिसपे एतराज था वो हटा के हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आज आप मान रहे हैं कि जो एक चंक भी लगाया वो भाई मैंने उसी वक्त माफी मांगी थी, उसी दिन, आई रिमेंबर दैट। और मैंने उसी दिन माफी मांगी थी कि ये मेरे से गलती हुई है, मैंने अपलोड नहीं करना चाहिए था। मैं तो FIA की इंक्वायरी भी भुगती थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, ये जितने स्कॉलर्स और ये बड़े बड़े वो हर चीज के बन जाते हैं ठेकेदार, ये बैठ के उस वक्त मुझे बुरा भला कह रहे थे या वो कह रहे थे, और आज उसी शख्स के साथ बैठे पूछ नहीं रहे उसको कि तुमने ये क्यों किया, ये क्यों तुमने बात की। और अब तब तो डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब वो हो गया, तब तो नहीं बोली, जुबान नहीं खुली। इतने सख्त इंटरव्यूज जो करने का क्लेम करते हैं, तब जुबान नहीं खुली इरशाद भट्टी साहब की। अच्छा, आज भट्टी साहब अगर आपको एज गेस्ट बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट, मैं भट्टी साहब के साथ नहीं बैठना चाहता। भट्टी साहब, देखें भाभी, आजकल ना 2-4 तरह के कुछ लोग आए हुए मार्केट में। पॉडकास्ट को समझ ही नहीं है उनको पॉडकास्ट होता क्या है, उनको अंदाजा ही नहीं है पॉडकास्ट क्या है। वो पॉडकास्ट किसी बंदे को अंदर से निकालना, इट्स अ वेरी, क्या कहते हैं ना, अब 2 हम लोग बैठे हैं एक खामोश एनवायरनमेंट में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आजकल ये है कि दूसरे को ग्रिल करना है, दूसरे को नंगा करके भेजना है। मैंने डॉक्टर साहब को नंगा नहीं किया, मैंने कोई गलत बात नहीं पूछी अब उनसे। इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहती। मैं जवाब दूंगा। नहीं, डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू थी, मैं कभी उससे इत्तेफाक नहीं करती। और तो भाई मैंने कब कहा कि मैंने इत्तेफाक किया? नहीं, मैं लेकिन ये कहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एज गेस्ट भी बुलाया नहीं जाना चाहिए। मैं इस बात पर बड़ा चाहती हूँ कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएं सीरियसली। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, वो बड़े मुहज्जब आदमी हैं, बड़ी शुस्ता उनकी जुबान है। मैं उनके वो व्लॉग्स देखती थी जिसमें वो खाने बना रहे हैं, हिस्ट्री का बता रहे हैं, लेकिन जब ये गुफ्तगू मैंने सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची। उनकी वो गंदा अंडे का एक उनका चलता था प्रोग्राम, उससे शुरू हुई थी, और उसके बाद से, अच्छा भाई मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह कर जाएंगे या हो जाएगा। अच्छा वो जब हो गया तो हम सोशल मीडिया जिस तरह हम करना शुरू हुए, हमें लगा यार यही तो कंटेंट बिकता है, ये तो चलता है। लेकिन वो कंटेंट जिनसे है वो आगे बिकने की बजाय हम पे उसमें किया, वापस हम पे गिरा, तो मैंने उसको फौरन हटा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ मेरे उस पे नहीं हुआ। वो जो आयशा जहांजेब के बारे में उन्होंने बोला, वो मेरे पास नहीं बोला, मेरे पास सिर्फ वो मीडिया के बारे में बोल के गए, वो उन्होंने अपने उस पे बोला था। लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे कहूँ, क्या क्या नहीं बोला, आपको पता है? मुझे पता है, मैंने बाद में भी देखा, क्या क्या नहीं बोला, पकड़ा भी गया, फिर वो गिरफ्तार भी हुए। और फिर उसके बावजूद इरशाद भट्टी साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं।
भट्टी साहब से पूछना, भट्टी साहब को मैंने इनवाइट किया हुआ है, अब जब वो एज आप गेस्ट पूछिएगा आएंगे तो उनसे मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि क्या इंशाल्लाह। पूछ रहे थे आप उनसे, क्या बैठ बिल्कुल। के उस वक्त तो आप कह रहे थे कि पता नहीं किस तरह की गलीज जुबान ये और वो, और फिर आपने उनको सामने बिठाया हुआ, आप सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा मैं अब बात इस तरफ आ ही गई है, जी हालांकि जी मेरे नहीं नहीं करने पॉडकास्ट में नॉर्मली वही होता है कि हम चाहते हैं कि गेस्ट की दिल की बातें आई, अब इस तरफ आ ही गई जी है। जी तो आप पूछें भाभी। आपने खुद भी पॉडकास्ट किया, जी इसी स्टूडियो में इसी कुर्सी पर जी बैठ भाभी कर ऐसे भी ही है। गेस्ट को भी बुलाया। जिस अंदाज का पॉडकास्ट हो रहा है और आपके चैनल से भी हो रहा है, और जैसे गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, ये आपके लिए शायद जवाब देना मुश्किल हो कि नहीं नहीं भाभी, क्या ऐसे लोगों को एज गेस्ट में एक जिम्मेदारी होती है। आप होस्ट की सीट पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सामने कौन बैठा है और आप उससे कैसी गुफ्तगू करें। पॉडकास्ट कमरा अदालत नहीं है, अगर कमरा अदालत लगाना है तो और तर्ज का प्रोग्राम कर ले। आपका स्टैंस इस पर क्या है? मैं आपके साथ हूँ, आपके स्टैंड से एग्री करता हूँ। दूसरी बात भाई मैं आपको बताऊँ, ख़वातीन के मामले में चले उसके बाद में आते हैं, लेकिन ये जो अदालतें लगती हैं ये पॉडकास्ट नहीं है, हार्ड टॉक है। नहीं बट साहब देखें, मैं ये हार्ड टॉक है, मतलब ये एक इसको point पॉडकास्ट का नाम नहीं देना मैं चाहिए। एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ, फिर आपका जवाब जी दूंगी। जी देखें, हम ना बाज़-औक़ात ख़वातीन का साथ देते हैं और कहते हैं नहीं होना चाहिए। क्या मर्द की इज्जत नहीं है? क्या मर्द को बुला के उसकी तजलील किए जाने को हम मर्द को भी ठीक दर्द मान होता लेंगे? है। हाँ हाँ, तो अब आप हाँ जवाब जी दीजिए प्लीज। देखिए भाई, मैं उसके बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। दूसरा जहाँ तक गेस्ट का सवाल, गेस्ट सारे ही काबिल एहतराम होते हैं। अभी हमारे पास एक आए हुए थे डॉक्टर जैनी, उनका नाम है, डॉक्टर जैन, वो ट्रांसजेंडर हैं और वो अपनी कहानी बता रहे थे। ये मेरे नज़र में तो कोई फ़कीर भी अगर सड़क पे बैठा हुआ है ना, उससे भी आप बातचीत करें ना, उससे कहानी सुननी शुरू करें, तो वो भी काबिल एहतराम है और बिठाने के काबिल है, लोगों को कहानी सुनाने के काबिल है। हम स्टोरी टेलर हैं, हम कहानी सुनाते हैं आपकी, क्या आपकी ज़िंदगी, जैसे आपने मुझसे पूछा कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है, मेरा पहला सवाल ही ये होता है कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी। तो वो असल में हम स्टोरी टेलर हैं, हम लोगों की कहानियाँ आपके सामने लेके आते हैं। अच्छा, जो ये अब नया काम शुरू हो गया है कि बुलाना, तजलील करना, लोगों को जिच करना, फिर वो उस पे फेम लेना, नहीं, फिर कंट्रोवर्शियल ऐसे लोगों को बुलाना जो इखलाकी तौर पर बहुत ही कभी किस्म का काम करें, क्या उसको गेस्ट बुलाएं? अच्छा भाभी, ये इस पे मुझे थोड़ा सा ये है, देखें अब इसी बात पे आप ले लें कि इखलाकी तौर पे, क्योंकि रोल मॉडल्स को सामने आना बिल्कुल चाहिए आप जो ठीक कुछ कह रहे पॉजिटिव कंट्रीब्यूट। क्या खत्म हो गए हमारे यहाँ लोग? नहीं खत्म नहीं हुए, असल में बिक नहीं रहे ना अच्छा, लोग। तो क्या डॉलर से मोहब्बत ज्यादा डॉलर से ज्यादा जरूरी है अब वो माशरे की जो इस्लाह से? साहब, जो सारे लोग ये हैं जो ये करते हैं पॉडकास्ट, वो लोगों से पूछते हैं कि कितने पैसे कमाते हो, कितने पैसे। मुझे तो कभी डर लगता है किसी दिन किसी ने उनसे ना पूछ ले। पूछा है मैंने, एक जगह देखा वो किसी ने उन्होंने पूछा था मेरे ख्याल से, अपने वो देखे जहन से नाम निकल गया, जुनैद सलीम साहब, जुनैद साहब ने पूछा मैं था। उस दूसरे बंदे का नाम नहीं लेना चाह रहा था ना। चले वो इस तरह की चीजें हुई हैं, लोगों ने उनसे ही पूछा, लेकिन ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी फैलाने से आप सोसाइटी को उसको ना पोल्यूट कर देते हैं, वो उसकी पोल्यूशन में आप इजाफा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम लोग जिनसे हैं कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह चीजों को साफ किया जाए, हटाया जाए। देखें भाभी, गलतियां होती हैं, मैंने गलती की, मैंने आपको जिक्र किया, मैंने उसकी माफी भी पब्लिकली मांगी, ये बड़ा और भाभी उसको हटा भी दिया। लेकिन मेरी गलती से सीखने की बजाय लोगों ने मेरी गलतियां दोहराई हैं, अब वो वही काम कर रहे हैं। ये बड़ा कीचड़ उछालते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उसको तजलील करते हैं। और देखें, एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे अननोन चेहरे हैं जिनको बुलाया जाता है और उनकी चीजें दिखाई जाती हैं, फिर वो आपका फेम भी उनके पास चला जाता है ना। फिर जो लोग उनको नहीं देखा होता, वो आपकी वजह से उनको देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यही पॉइंट मैं रेज करना चाह रही थी। थैंक यू, आपने उसको इंडोर्स किया और बात की, हम बड़ा आगे निकल गए। अच्छा, मुझे पता ये चला है कि एक पॉडकास्ट से आप वॉकआउट करके और एक ऐसे भट्ट साहब जिनके बारे में आप पहले बात नहीं करते थे, अब बात करते हैं, क्या वजह है इसकी? पहले क्यों नहीं करते थे और अब क्यों करते हैं? देखें भाभी, रजब भट्ट के जो कंटेंट है उस पे मुझे आज भी इतराज है शदीद। मैं उसका कंटेंट को इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि वो शख्स जो सा है, वो उसकी ज़ुबान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो अखलाकियात का कहीं भी जनाजा निकाल देता है। इस पे मुझे एतराज़ है, मैं आज भी उस चीज़ को कंडेम करता हूँ और मैं उसका कंटेंट को इंडोर्स नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, मैंने उसका उस वक्त इसलिए उठा था कि उस वक्त उसके कंटेंट पे बात होती थी। अब मैंने उसके बारे में तब बात की है जब उसके ऊपर वो सिटी कोर्ट में अटैक हुआ है। उसको आप किस नजर से देखेंगे? उस पर गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसने क्या गुनाह कर दिया, क्या कर दिया उसने? कोर्ट में गया है, उसने किसी के बारे में बुरा कहा है, आप भी बुरा कह दें। उसने आपको एक गाली निकाली, अब 2 निकाल दें। उसने हाथ तो नहीं उठाया किसी पे, उसने मारा तो नहीं किसी को,
अगर नहीं मारा तो आप नहीं मार सकते, कानून है, कुछ मुल्क में कुछ चीज चलती है। लेकिन वकला जो उनसे हैं वो अपनी जगह पे जो खड़े हैं जिस बात पे, वो कहते हैं कि इसने हमारे बारे में वीडियोस गलत बनाई। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस शख्स को कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर, इस शख्स को अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। उसकी वजह यह है भाभी, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत फेम दिया। लोग बहुत पसंद करते हैं भाभी, लोग सुनते हैं। अब ये मैं कह सकता हूँ गलत चीजें करता है, वो करता है, लेकिन लोग सुनते हैं। उसकी एक वीडियोस लगती हैं, वो डकी भाई हैं सादुर रहमान, उनकी वीडियो लगती है, वो मिलियंस में जाते हैं। तो अब भाभी ये फैक्ट है, मैं और आप इस पे डिनाई नहीं कर सकते, और ना ही हम उनसे उनकी मशहूरी छीन सकते हैं, और ना वो हमसे हमारी मशहूरी छीन सकते हैं। हम कम है, हमें 200 लोग देखते हैं, उन्हें 200 मिलियन देखते हैं, वो 200 हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनके लिए काम करते हैं। तो मैंने रजब भट्ट साहब के लिए बोलना इसलिए शुरू किया कि वो अब एक शहरी के तौर पे देखना शुरू किया, मैंने उनको एक ऐसे शख्स के तौर पे देखना शुरू किया जिसके साथ ज्यादती हुई है। मैं उस नजर से देखना शुरू किया, इसलिए मैंने उनके हक में बोला। ये बात ठीक है, ये मैं भी अक्सर जगह पर ये कहती हूँ कि ये जितने नौजवान जो मकबूल हैं लोगों में, अवामी मकबूलियत है ना, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और इनके अंदर ये सेंस डेवलप हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से हो चुकी है। अगर आपको 200 लोग सुनते हैं, आप अच्छी बात करेंगे, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी। जी, और हमें इसका सवाब चाहिए ना भाभी, हमने कौन सा सारी मतलब क़यामत तक यहाँ रह जाना। जितनी देर है उतनी देर अपना अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे, उतना अपने अपने हिस्से का रिज़्क़ खा के चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और किसी हमारे वजह से, हमारे हाथों से किसी का नुकसान ना हो, हमारी जुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो, यही हमारा मकसद है, इसी पे चल रहे हैं। अभी हमने तशद्दुद की बात की, हमने इसको एक टर्म निकाल ली थी, वकील गर्दी, वकला गर्दी। फिर हमने ये डकी के साथ जो हुआ वो भी विटनेस किया, वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए उसका कंटेंट नहीं मैं डिस्कस कर रही, ना ही उसके बाद की जो सिचुएशन है, लेकिन इस तरह से तजलील करना, वही बात है, थप्पड़ मारने और फिर वीडियो कॉल, ये क्या कहानी है और क्या इसमें कितना सच और कितना झूठ लगता है? जो रजब अली वकला गर्दी की आपने बात किया, वो वकला गर्दी आप उसे कहें या कुछ भी, कई तो सहाफ़ी गर्दी कह देते हैं। हम भी किसी के ऊपर इस तरह कर दें या किसी के पीछे पड़ जाए तो सहाफ़ी गर्दी हो जाती है। ये नहीं है, वो वकला गर्दी नहीं है भाभी। देखें, अगर मुझे कोई बंदा मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे मुझे मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, सहाफ़ियों के बारे में बात कर रहा है, मैं रिटेलिएट करूंगा ना, मैं कहूंगा कि ये ज्यादती कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हैं। जैसे खवातीन के बारे में कोई बात करता है, आप बोलती हैं उसके ऊपर, मैं तो सहाफ़ियों के लिए, वकला के बारे में जब ये बात हो रही थी तो वकीलों ने माइंड किया, कुछ वकीलों ने बहुत ज्यादा माइंड किया, उसमें वो अपना कंट्रोल नहीं उन पे रहा और उन्होंने उस पे हाथ का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन वो हाथ का इस्तेमाल भी हाथ का इस्तेमाल था, जान से नहीं मारा, लेकिन ज्यादती की, गलत किया, वो नहीं होना चाहिए था। तशद्दुद स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो बिल्कुल किसी तरह टॉलरेट नहीं कर सकते आप उसको ना, तशद्दुद वाली बात नहीं हो सकती, तो मुंह से कर देते ज्यादा बेहतर था, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। अब ये वकीलों की पूरी पूरी तंजीमें हैं, पूरी पूरी इनकी बॉडीज हैं, ये वो डिसाइड करेंगी कि उन्होंने इसका क्या करना है और उन्होंने इसको किस तरह डील करना है, ये वो डील करेंगी, ये वो बेहतर डील कर सकते हैं। जहां तक रहा हमारा सवाल, हम रजब साहब को ये समझा सकते हैं कि भाई आप हमारे छोटे भाई हैं, आप अपनी जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त करें। और मैं बड़ा खुश हूँ एक चीज़ के ऊपर, मैंने उसकी वीडियो देखी है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है ना, रजब भट्ट ने एक वीडियो बनाई है जिसमें उसने बच्चों से स्पेशली बात की है कि मैंने जो किया है वो हीरो नहीं हूँ मैं। चलिए, तो अगर किया ऐसा, मैंने वो वीडियो देखी भाभी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए वो खुशी की बात थी। उस दिन के बाद से मेरा स्टांस भी उसकी तरफ नरम है, मैं उसको और तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद ठीक हो जाएगा। ये जितनी मुश्किलात उसके ऊपर आई है ना, वो चीज़ों को बेहतर करेगा और अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा। देखिए, अब डकी भाई का जो कंटेंट था जिससे उन्होंने स्टार्ट किया, देयर वाज अ वल्गर कंटेंट, गंदी बातें, गंदी चीजें, लेकिन डकी भाई को समझ आई कि अब मुझे लोगों ने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने, डकी भाई ने अपनी जुबान बेहतर करनी शुरू की। उनकी जब फैमिली इन्वॉल्व हुई, उसकी बड़े डिसेंट लोग हैं उसकी सारी फैमिली, जब उसकी वाइफ इन्वॉल्व हुई तो वो थोड़ा थोड़ा डिसेंट होता गया, चेंज कर लिया उसने खुद को। जब डकी चेंज किया तो आप देखें डकी का शोहरत अच्छी है, डकी के लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उसको खुद को और बेहतर करना है और इसमें गुंजाइश हमेशा बेहतरी की रहती है। इसी तरह रजब ने जब ये वीडियो बनाई, उसने कहा कि बच्चों, मैं आपको बताऊं, आपका जो रजब भाई है वो हीरो वाली बातें नहीं की, उसने काम नहीं किया, आपने ये बिल्कुल नहीं करने। मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई, मैं कहा यार इसने कितनी अच्छी बात की है,
ये इसने खुद को समझा है। पहले तो मुझे लगता था कि ये शायद अपनी गलती समझता ही नहीं है, लेकिन अब मुझे एहसास है कि वो समझ रहा है। अगर वो ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, वो अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हमें उसको चांस देना चाहिए, वही चांस मैं उसको दे रहा हूँ अब अपने दिल में। नहीं, ये सीनियर्स की भी अच्छी बात है कि गाइड भी करते रहे, बताते रहे, बिल्कुल और ऐसे ही है। ये सब चलता रहे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और पीछे चले जाते हैं, जी हम भाभी। ना जरा उल्टा ट्रैक से जा रहे हैं हम हाल से शुरू होकर माजी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आपका कॉलेज में एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हाँ। आप भी थे, इकरारुल हसन भी थे, चौधरी सईद, कुछ ऐसी चीजें मत पूछिए शोएब जो मैं भाई बता ना सकूं। अच्छा, अली खान के साथ भी यही हुआ था, अली अली खान खान भी। भी था, कुछ दोस्त जिनको हम नहीं जानते। वो कैसा वक्त था और कौन सा दोस्त कैसा था? कौन शरारती था, कौन तंग करने वाला था? इकरार डिबेटर था, और वो पढ़ने लिखने वाला तो था, वो सोचने वाला था। सईद शरारती था उसी तरह, आज भी है। आज भी है। राना फैसल जो है वो पढ़ता था, सोचता था, स्कॉलर था वो। अब वो आज भी ऐसे ही है। वो स्कॉलर था, वो और तरह का स्कॉलर था। अली खान आर्टिस्ट था। अली खान मतलब वो ऐसा था कि वो पेंट बहुत अच्छा करता था, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो अली खान वो था। मैं जो सा था उसमें उनका मसल था, यानी मैं रेसलिंग कहीं फटा हो जाना तो आपको बुला लेना, लड़ाई हो गई है। मसल था, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ सारी हम साथ में करते थे। किसी का कुछ हो गया, किसी का क्या मसला हो गया, तो हम सारे होते थे। तो उसमें मैं था और अली अहमद राना था, और एक राजा महमूद होता था, वो हमारे ग्रुप की बहन थी। मारेगा मुझे। इससे क्या मुराद है? सॉरी राजा, राज कहते थे हम उनको। नई नई फिल्म आई थी मैं हूं ना, उसमें मेजर राम हुआ करते थे, तो राजा को वो शाहरुख की शिकायत थी, तो वो मेजर राम बन के फिरता होता था। अच्छा, रख के। तो कॉलेज का टाइम बहुत शानदार था, और यादें बहुत सारी हैं, ऐसी ऐसी यादें हैं। जैसे हम अक्सर मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता था, और यूनिफॉर्म की बहुत सख्ती थी ग्रेजुएशन में भी, तो मैं किसी ना किसी तरह चोर तरीके से निकल जाता था। तो मैं शलवार, सफेद शर्ट पहनते थे, ऊपर ब्लेजर होता था। वो ब्लेजर के साथ हमने हमारा वो लोगो लगा होता है। तो अभी हमें वो क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें याद आ रही हैं। बता दें जो बताई जा सकती हैं। तो शलवार कमीज बैठ के पहन के मैं नीचे बेंच में इतना घुस के बैठा हुआ था, कॉलर ऊपर अच्छा। सफेद था, सफेद शलवार कमीज पहनी हुई, और वो यानी टीचर को पता ना चले कि ये शलवार कमीज है। तो इकरार ने आवाज लगा दी, सिद्दीक अमान साहब था कि इसने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ सर, शलवार कमीज पहन के। तो अब मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मुझे डेस्क पे खड़ा कर दिया। मैं बस इस तरह की बहुत सारी चीजें शरारतें। ये तो वो सबसे डिसेंट ये वाली थी। अच्छा, जो बताई जा सकती थी। बाकी नहीं बता सकते, आपको भी नहीं बता सकेंगे, अकेले में भी नहीं बता सकेंगे। नाम आप मुझे ना बताएं। लेकिन मैं अंदाजा कर सकती हूँ, आज भी जब आप लोग एक साथ होते हैं तो मैं देखती हूँ वही एनर्जी, वही दोस्ती, वही सब। अब आज भी हंसते रहते हैं और बातें करते हैं। आपने इकरार का मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, वो बहुत मजा आया मुझे। दो दोस्तों की बातें थी वो, और वो मैं उसे यही कहता रहा कि बस कर। वो कह रहा था आप जब उसके लिए घर में कमरा ठंडा होता है, मैं कहा बस कर, झूठ मत बोल। नहीं, वो सच था, वो सब सच था। क्या लकी बल्कि वो आदमी। उन्होंने पता नहीं मैनी क्या बोला, मैनीक्योर और पेडिक्योर होता है, आइंदा सही बोल के आना है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि वो भी होता है, और मैं उसे ये कहता रहा, मैं कहा बस कर, तू मेरा खून जला रहा है, बस कर दे। तो वो बस नहीं किया, लेकिन उसके जाने के बाद उनको अच्छा लगता है ना मैं दोस्तों को बताऊं, जरा खुश होते हैं वो दोस्तों को बता के। होते हैं उससे। अभी बल्कि दोस्तों से याद आ गया, अभी हमारे बड़े प्यारे दोस्त राजा मतलूब, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, लेकिन जहन बिल्कुल उसको ना प्रोसेस करता है ना मानता है। अच्छा भाभी, उसकी मेरी ना मुलाकातें कम थी, इकरार के साथ थी लेकिन कम थी, और आप यकीन करें मेरी उसकी हार्डली गिनती की कोई 10 से 12 मुलाकातें होंगी। एक दफा हम अरूसा के साथ बैठे हुए थे, अरूसा खान के साथ, और उसके साथ मेरी एक तस्वीर, बस वही तस्वीर है जिसमें अरूसा है और राजा है, और एक सलमान है लड़का, वो है कराची से आया हुआ सलमान। वो ना 4 मैन शो में वो था, राइटर था, स्क्रिप्ट राइटर था। तो वो हम 4 लोग बैठे खाना खा रहे थे एक जगह पे, और उसके बाद भाभी वो समा में आया था, मैं समा में था। जी मुझे याद है। और वो क्या शानदार आदमी है, मैं वो क्या बताऊं कि गिनती की मुलाकातें हैं, कोई 10 से 15 मेरी उसके साथ। और वो मेरे साथ ऐसे था जैसे मेरा बचपन का दोस्त है। इसकी फौत होने से 5 दिन पहले इसकी मेरी बात हुई है। कोई रेसलिंग वाले आ रहे थे पाकिस्तान, इसने मुझे कहा लाहौर में सारा अरेंज तूने करना है। अब ये हमारी बातचीत हो रही है, और मैं इसको फोन कर रहा था, मैं कहा यार राजे, तूने मुझे कह तो दिया है, पर ये करना कैसे है और कब करना है, तू मुझे बताएगा तो पता चलेगा। मैं आ गया, कहता इसने कहा 3 दिन में मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ तो हम मुलाकात करते हैं। और पीछे मुझे खबर मिल गई, और मैं शॉक्ड था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये हुआ होगा।
और हम हमारे लिए तो ये आप अभी भी मेरा दिमाग इस चीज को अल्लाह ताला उसे मानने वली को की रहमत अल्लाह करे, वली की रहमत करे उसकी बस। मग़फ़िरत करे, आमीन उसकी सुम्मा आमीन। कब्र को ठंडा करे। मेरी दुआ है उसके लिए हमेशा। और अल्लाह ताला ये दोस्तों वाली तकलीफ भी ना बहुत बहुत बुरी होती बहुत है, बुरी होती है। बहुत बुरी होती है। अल्लाह वरना हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं जैसे यहाँ से आगे। तो वो कॉलेज का ज़माना, वो जीसी तो एक रोमांस है ना दरअसल, जो भी वहाँ से पढ़ा है वो उसको भूल नहीं पाता। ऐसे ही है वो। तो कौन जो था एज अ स्टूडेंट, टीचर्स का भी बड़ा फेवरेट हुआ करता था कि ये बड़ा इकरार, बीबा बच्चा है। इकरार। टीचर्स का अच्छा। तो ये फ़ेवरेट, मतलब क्योंकि ये करता था, शायरी करता था। शायरी भी दबा के करता था। शायरी से वाक़या वो नाराज़ हो जाएगा, पर मैं सुना दें, कोई बात नहीं, दोस्त हैं आप लोग, मान ही जाएंगे बाद हाँ, में। वो इसने ना ये शायरी करता था। अली खान बड़ा इम्प्रेस होता था। अली खान ज़रा इससे घबराता, वो ज़रा उसमें होता था कि यार ये इतनी अच्छी शायरी क्यों करता है। अली खान ने अली खान भी शायरी करता? वो उसके देखा-देखी शुरू की ना, अच्छा। इकरार के देखा-देखी शुरू की। फिर अली खान ने ये बताया हम सारों को कि ये अपनी शायरी नहीं करता। अच्छा। उसने कहा, हमने कहा कहाँ से करता है? कहता है किताब मिली है, वो इसके मामू की है, उसमें से सफ़ा फटा हुआ है। तो ये जो शेर पढ़ता है ये इसके मामू के होते हैं, ये इसके शेर नहीं होते। हालांकि मुझे पता था ये खुद करता है, क्योंकि ये डिबेटर था, ये डिबेट तैयार करता था, तो शायरी भी करता था। तो मैंने सोचा कि ये क्या, हमने इसको पूछा, ये बड़ा नाराज हुआ कि ये तुम लोगों ने कैसे किया, मेरी अपनी शायरी है, ये है। तो इस तरह की जो सी थी ना चीजें, वो काफी सारी हमारी आपस में बातें फैली होती भी रहती थी। थी। हाँ, ये वो बातें हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि यूजुअली हमारी बातें ऐसी नहीं होती थी जो बताई जा हाँ, सके। जो बताई जा सके। नहीं तो खवातीन में भी कोई आपके दोस्तों में बड़ा मकबूल हुआ करता था, वो कौन था? सारे राज निकलवाने आज मैंने। भाभी हम में से कोई खवातीन को नहीं जानता। नहीं नहीं, खवातीन जिसको पसंद करती हूँ, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, उनमें कोई मकबूल होती भाभी है इस ना वक्त तो हम शख्सियत। बड़े फजूल से लोग होते थे। अच्छा। हाँ, मतलब हम इतने कोई अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी नहीं होते थे, मतलब बहुत फजूल ये लोग लोग थे। आप लोग बाद में ग्रूम हुए हैं। हाँ, अच्छा बाद हाँ, में कुछ पुरानी बेहतर हुए। तस्वीरें मैंने देखी हुई हाँ, हैं। बहुत फजूल। आप तो हमें पास ना बिठाएं, ऐसे लोग हुआ करते थे हम, मतलब अजीब सी जुबान बोल रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई हम, मुझे याद है मेरी एक तस्वीर है, हमारी ग्रेजुएशन, बल्कि वो आप दीजिएगा, हम पॉडकास्ट में ना लगाएंगे। लगाए। पता नहीं कहाँ, वो बहुत पुरानी है, वो फ्रेम हुई हुई है, यानी कि पुरानी तस्वीर है। तो उसमें मैं हूँ, आगे चल रहा हूँ, तो मैंने इसमें से किसी को, या अली खान को या अली राणे को, मैंने कैमरा पकड़ाया। वो कैमरा होता था वो रील वाला। जी 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 जी। मैंने कहा मैं ना, लड़कियां आ रही हैं, मैं कहा मैं इनके आगे से गुजरूंगा तो ऐसा लगे कि मैं इनके साथ चल रहा हूँ, ये सारी मेरे साथ है, इस तरह तस्वीर आनी चाहिए। अच्छा। तो वो ऐसी तस्वीर आई हुई है, मैं इस तरह करके हाथ में नहीं यूं किया, तो लड़कियां बातें कर रही हैं। तो वो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप दिखाना चाहते थे साथ। मैं कहा जरा लोगों को पता चले कि भाई लड़कियों में फिरते हैं ये सारे। तो हमें तो उसमें कोई मुंह नहीं लगाता था, बस आप लोग आपस में गप्पे मारते थे। गप्पे क्या, बस चुगलियां करते थे या सड़ते रहते थे किसी दूसरे को देख के कि ये बड़ा भाई लड़कियों में फेमस है। अच्छा। हम क्यों नहीं वहां तक जा सकते? मिडिल क्लास ये थे, इतने ज्यादा अमीर नहीं थे या पैसे वैसे होते नहीं थे, तो कुड़ते ही रहते थे बस। यही एक डब्बी आती थी सिगरेट की, वो सारे लोग पीते थे। तो यही बड़े राज खुल रहे हैं। बड़े राज खुलते हैं। अब तो सिगरेट छोड़ चुके हैं हम सारे। कोई भी नहीं, मेरे ख्याल में ग्रुप में से कोई भी ऐसे हाँ। चले, अच्छी बात है। आप जिंदगी के साथ साथ लर्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सारे तो उर्दू मीडियम थे, और वो मैंने एक, मैं नाम नहीं ले रही भाई का, जिनका वो मशहूर है इंग्लिश वाला किस्सा क्लास में जो आपके टीचर ने पूछा था, लेकिन आप बीच में से अंग्रेजी शायरी करने वाले, वो पढ़ने वाले, ये कैसे हुआ? अभी मैं ना कभी फेल होने से डरा नहीं था कभी भी ना। इंटर में एक दफा फेल हुआ था, लेकिन सप्लियों में क्लियर हो गया था। तो सप्ली की मुझे आदत थी। मेरी वालदा जो सी है ना, वो बड़ी सेंसिटिव हुई हुई थी इस गवर्नमेंट कॉलेज के सारे एनवायरनमेंट को लेके ना, कि गवर्नमेंट कॉलेज में गया, बड़ी जगह पे गया, कैसे। मेरा एटीट्यूड फिर भी शहर वाला ही था, मैं अंदरून शहर का लड़का था। जी जी। 1 to 5 और ये वो इस तरह की चीजें ये वो करते होते थे। तो मेरी अम्मी को था कि कहीं ये फेल ना हो जाए अब दोबारा। और मेरे डैडी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, ये कि उनका ख्वाब था कि मेरा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज का ब्लेजर पहने। तो वो अब जब पहना तो वो भी बड़ा हाईली देखते थे। मैं इसका बड़ा वाकया है ये। जी जी। तो रिजल्ट आया 3rd ईयर का, तो ना अखबार में छपता था। अब मैंने अखबार खोला तो मेरे दोस्तों के सबके रोल नंबर थे, मेरा रोल नंबर नहीं था। 3rd ईयर से 4th ईयर में जाना था। अब जब मुझे लगा कि फेल हो गया हूँ मैं, अब मैं अपनी वालदा को आके बताया, मैं कहा माँ जी मैं फेल हो गया। तो ना वो एकदम खामोश हो गई, मुझे वो सदमा लग गया एकदम से। फिर मैंने ना, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, और जो पहली दफा फेल होने पे आए कि आंसू इससे पहले नहीं आए थे। कभी मैं बॉदर भी नहीं करता था, ओके। क्योंकि मुझे लगा कि मेरी माँ का दिल टूट गया कि अब ये क्या सोचेगी मेरे। और दूसरा मुझे ज्यादा बड़ा सदमा ये था कि अब जिस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ता हूँ वहां पर मेरे नाम के साथ आर लग जाएगा मेरे रोल नंबर के बाद। और हम आर वालों को मैच छेड़ता था अंकल कह के कि तुम अंकल हो। हमारा दोस्त था इरज,
हम उसको कहते थे सीनियर सिटीजन है ये, उसके नाम में आर लगा हुआ था। वो सीनियर हो जाते थे ना, सीनियर सिटीजन कहना छेड़ते थे कि ये फेल हुए हुए हैं, ये जी रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर होता था वो। तो मैं मुंह नीचे लटका के पहुंचा वहां पर, कॉलेज पहुंचा कि अब जाके देखें कि क्या हुआ। वहां पर ये सारे खड़े हुए थे, इकरार की भी सपली थी, इन सारों की सपलियां थी मेरे साथ। सारे राज खुल रहे, इकरार ने कहना ये किसको बुला लिया था तुमने पॉडकास्ट में? ये तो रिकॉर्ड पे है। तो जब सपलियों वाले जो सारे खड़े थे ना, मैं इनकी अंग्रेजी में सपलियां थी, मेरी पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में सपली थी, अंग्रेजी क्लियर थी मेरी। तो ये जब सारों को मैंने देखा ना, मैंने कहा रोल नंबर नहीं देखा था, मैं इनको पता था, मैं कहा ये तो फेल हुए। मैं कहा हाँ, कहता हाँ पता नहीं, जाके देख के आ, अपना रिजल्ट देख के आ। तो मैं गया, तो मेरा दोस्त वो राजा जो हमारी ग्रुप की बेबी थी, वो कहता लड़का, सॉरी बेबी था, तो वो राजा खड़ा हुआ, मैंने इसका रोल नंबर पढ़ा हुआ था, मैं कहा ये तो पास हुआ हुआ, मुंह लटका के खड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा दुखी, उसके मामू साथ, उसके अब्बू साथ, तो दोनों वो भी दुखी खड़े हैं यूं करके। मैं कहा ये तो पास हुआ हुआ, ये क्यों दुखी है? मैं उसके पास गया, मैं कहा ओए तू तो पास हो गया, तुझे क्या चक्कर है? कहता ग्रेड अच्छा नहीं बना जोहेब, बट ग्रेड नहीं अच्छा बना। मैं फटे मुंह, तेरा ग्रेड अच्छा नहीं बना। मैं गया अंदर पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरी 2 सप्लियां थी और मैं प्रमोट हो गया था। अच्छा, यानी कि आर नहीं लगा था। वो भंगड़े डाले मैंने वहां पे, और वो उसका सप्लियों में भंगड़े डाल रहे हैं। मेरे घर में फोन किया अम्मी को, मैं कहा मैं पास हो गया, सिर्फ 2 चाहिए, मैं करना का क्लियर। उन्होंने कहा देखा दे दो, देखा चढ़ाती। मैं बाहर आया, मैं राजे को देखा तो मैं नाच रहा हूँ, मुझे कहता है बट तेरी तो सपलियां हैं, तू क्यों नाच रहा है? और मैं कहा मामा मैं क्लियर कर गया, तू ऐसे तो भी। मैं कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर बेटे कि तू पास हो गया है, तुझे दूसरी सप्ली नहीं देनी पड़ेगी, तू उसके बावजूद मुंह लटकाया हुआ है। तो वो फिर हमने इकरार को देखा, इकरार हम सारे प्रमोट हो गए थे, हम में से किसी को आर नहीं लगा, सारे आगे चले गए, सारे के सारे प्रमोट हो गए। तो वो एक बड़ा एक लकी दिन था मेरे लिए, 2 सप्लियों के साथ मैंने घर में देके चढ़ाई थी। क्या बात है। ये एक एटीट्यूड होता है ना टुवर्ड्स लाइफ के, चलो आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा जरूरी है। और फिर भाभी वो मतलब आपका सवाल का जवाब कि फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, आप सीरियस हो गए? हाँ, फिर क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर रह जाना, क्योंकि भाभी मैं इससे पहले जिस कॉलेज में था, जिस जगह पे था ना, वहाँ और जिस तरह का मेरा ग्रूमिंग थी, या मैं अंदरून शहर में था, हमारे वहाँ पे पढ़ाई कभी सीरियस नहीं ली गई, वो आज भी नहीं लेते। तो पढ़ाई सीरियस नहीं थी, तो मुझे जो मेरे सारे दोस्त थे वो भी मेरी तरह के मैट्रिक के बाद वो फेलियर ही थे, मतलब उसमें किसी ने पढ़ा नहीं था, तालीम से कोई खास रगबत नहीं थी उस वक्त तक। लेकिन जब मैं इन लोगों में आके बैठा और ये लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और मुझे इन लोगों से जब ये मैं नहीं पढ़ता था, तो मुझे ये लोग समझते थे कि इसको साथ नहीं बिठाना, इसको अलग कर दो, ये कैसी बातें करता रहता है। ये सारी चीजों ने मुझे चेंज किया। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, अंग्रेजी बेहतरी। मेरे डैडी ने मुझे, उस वक्त होते थे प्रोफेसर नियाज कुरैशी साहब, वो होते थे लक्ष्मी चौक में, बड़े सीनियर उस्ताद थे। मेरी नाम मैंने जो लिया है, कभी आप इसको लिख देंगी तो जो लोग इससे एफिलिएटेड हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, वो सीएसएस की तैयारी करवाया करते थे। मैं मैट्रिक के अंदर उनके पास पढ़ने जाता था और वो लिखवाते रहते थे। अंग्रेजी मेरी उन्होंने बेहतर की, प्रोफेसर नियाज कुरैशी साहब ने। मुझे आज भी उनका नाम याद है। लक्ष्मी चौक में वो लक्ष्मी मेंशन पे सीढ़ियां ऊपर, तीसरे चौथे फ्लोर पे ऊपर जाके बैठा करते थे, कूलर रखा होता था वहां, हम सुबह सुबह अंग्रेजी पढ़ते थे। गर्मियों की छुट्टियों में मैं उनके पास जाता था, तो अंग्रेजी उन्होंने मेरी बेहतर करवाई। फिर अंग्रेजी अखबार में, अंग्रेजी जर्नलिज्म में, इंग्लिश में करता करता फिर इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई अल्लाह की मेहरबानी से। फिर आपने शायरी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू की। ये सारे उर्दू में शायरी करते थे। मुझे हमेशा से एक वो छोटा सा था कि मैं इनसे अलग जाना है। ओके, अच्छा, ये करते हैं वो नहीं करना, ओके, अलग अलग गेम करनी है। तो वो फिर अलग गेम करनी शुरू करी। यही वजह है कि मैंने रेड वाले शो नहीं किए, क्योंकि इकरार करता था, मैं कहा मैं रेड नहीं करूंगा। अच्छा, इसलिए हमने अलग लाइन ली। अच्छा, अब सोशियो पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो भट्ट साहब, अब ऐसा है कि सदियों से, मुझे तो सदियां ही लगती हैं कि जब से पाकिस्तान बना है वही मसले हैं। मतलब पानी साफ नहीं आ रहा, गैस अब तो नापैद होती जा रही है, बिजली के मसाइल हैं। तो आप जब गलियों में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं, और क्या आपको लगता है ये मसले कभी हल होंगे? भाभी अगर ये सोच लूं ना मैं कि ये तो बातें होती रही हैं, ये तो चलता आ रहा है, तो नहीं करना चाहिए, तो फिर इनको आईना कौन दिखाएगा? नहीं, लेकिन आईना दिखाते हैं, मैं तो इनका चेहरा दिखाता हूँ। ये आप भी, आपसे पहले भी, बाद में भी लोग करें, तो कोई हल नजर आता है? लेकिन भाभी जो मैं करता हूँ ना, वो अभी तक कोई नहीं कर रहा। मैं हल्का दिखाता हूँ आपको। ये पॉलिटिकल टॉक शोज के अंदर जो एंकर स्टूडियो में बैठा होता है, उसको नहीं पता कि हल्के में क्या ये बात तो दुरुस्त मुझे पता है कि एक बंदा अगर एमपी या एमएनए बन के गया है, वो क्या कह के आया था,
उसके हलके में फलां गली के अंदर फलां चाचे को उसने क्या कहा था और वो बातें क्या करता। कम से कम लाहौर की हद तक तो मैं तमाम जगह फिर चुका हूँ, तमाम MP MN इसको जानता हूँ। मुझे पता है कि ये किस तरह हलकों से इलेक्ट होके आए हैं, ये क्या सोच के आए। फिर बाद में उनको आईना ये दिखाया जाता है कि यार ये काम तुमने प्रॉमिस किया था, ये वादा तुमने किया था और ऑन रिकॉर्ड किया था, ये पूरा अभी तक नहीं हो सका। आप उनको ये थोड़ा सा आईना दिखाते हैं। और आप यकीन करें भाभी, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं ऑन स्क्रीन। मैंने अपनी जो कितने भी केस उठाए हैं ना इस तरह के, 98% मैंने सॉल्व किए हैं। अगर गली का मसला कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ से कोशिश नजर आती है। भाभी वो सॉल्व यही करते हैं, मैं इनसे करवाता हूँ, इनको पुश करके। अगर ना करवाएं तो ना करें, ना करवाएं तो मैं फिर पीछे नहीं छोड़ता। भाभी मैं पीछा नहीं छोड़ता ना मैं फिर इनके पीछे पड़ रहता हूँ। बस अब कोई मसला होगा ना आपको मैंने बता मैं इनका नाइटमेयर बन जाता हूँ। मैं फिर वहां पर 1 2 3 4 जब तक वो शो करता रहता हूँ। एक वो रोड थी शामनगर रोड, मैंने 4 शो किए उसके ऊपर, वो रोड बनवा के छोड़ी। ये जो से रुकावटें लगाई हुई थी इन्होंने IG ऑफिस के बाहर, इन्होंने रुकावटें लगाई हुई थी जाती उम्रा के बाहर, इन्होंने रुकावटें लगाई हुई थी पुलिस लाइन के बाहर, ये कोई नहीं उठा रहा था। वो मैंने उस पे बैरियर्स पे और रुकावटें लगाने पे शो किया। चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस लिया और वो सारी रुकावटें उठाएगी। जाती उम्रा का रास्ता मैंने खुलवाया था, वहां खड़े होकर शो किया था। उसमें मेरा वो डायलॉग था, मैंने कहा था कि जी अंदरून शहर में ना बदमाश होते हैं, वो अपनी गली में से किसी को गुजरने नहीं देते। तो यहाँ पर भी शायद कोई बदमाश ही रहता है कि अपनी गली में से गुजरने ही नहीं दे रहा, मैं कहता यहाँ से नहीं गुजरो। तो वो सारे रास्ते खुले थे जो इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पे बंद किए थे। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर लाहौर का पानी का मसला था, ड्रिंकिंग वाटर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शो किया था। उसमें मैंने दिखाया था कि ये साफ पानी से सड़कें धोते हैं रात को। क्यों धोते हैं रात को सड़कें? ये वो लेके आते हैं और उससे सड़कें धोना शुरू कर देते हैं पीने वाले पानी से। वो मना हुआ। फिर पीने वाले पानी के ऊपर वाटर कमीशन बनाया गया, अदालत ने बनाया, जुडिशरी ने वाटर कमीशन बनाया, जिसमें कुरैशी साहब थे जज साहब, और उसमें कमाल अली हैदर था और दूसरे लोग थे। तो उन लोगों ने उस कमीशन को चलाया, वो मेरे शो पे बना था। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें। अब ये बसंत का भी त्योहार, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से कई चीजों के अंदर भाभी हमें बहुत सारा क्रेडिट मिला। फिर बहुत सारे ऐसे काम हुए, कई लोगों के घर बने, कई लोगों की बच्चियों की शादियां हुई। मैं नहीं कहता कि मैंने करवाई है, मैं अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया और बहुत सारे लोगों के काम हुए। तो इस तरह मुझे खुशी है कि मैं यूजफुल रहा अपने लोगों के लिए, मैं उनके काम आता रहा। और जहां पर मैं जाता हूँ लोगों को यही मुझसे उम्मीद होती है कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बस यही लेके मैं चलता जा रहा हूँ। ये तो आपने बड़े अच्छे काम किए हैं और ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि अवाम के लिए कोई काम करता है। अभी एक मुखबरी आई है मेरे पास, जरा आपसे पूछना चाहती हूँ आगे आपने बड़ी बातें पूछ ली है, पता नहीं क्या वाली है। ऐसा पॉडकास्ट भी नहीं किया होगा किसी ने आपका। हाँ। तो सुना ये है कि एक धुरंधर मूवी बनी थी, अगर मैं नाम ठीक ले रही हूँ, इंडिया में। उसमें चौधरी असलम का जो कैरेक्टर था, उससे उनकी बेगम ने भी बड़ा एतराज किया कि सही पोर्ट्रे नहीं किया। अब मुझे पता ये चल रहा है कि वो कैरेक्टर आप करने जा रहे हैं, वो भी फिल्म के अंदर। जी। कितना सच है? ये सच है। मुखबरी सही निकली हुई? सही है जी, बिल्कुल। ऑफर हो गया। डायरेक्टर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के। मेरे लिए उनके साथ काम करना फ़ख्र की बात है। और पाकिस्तान के जो बड़े लीडिंग एक्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, उनको फर्स्ट चांस भी उन्होंने दिया हुआ। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा आपको कि बिल्कुल मैं कर रहा हूँ उनके साथ मूवी, और हमारी बात भी हो गई है, स्क्रीनिंग भी कर ली गई है। बस अब उन्होंने स्टार्ट करनी है रिकॉर्डिंग और हमने काम शुरू करना है। जबरदस्त जी। मैंने फिर आपको रैंप पे वॉक करते हुए भी देखा, मतलब क्या क्या करना है आपने वो भी दोस्तों के लिए, ये सब दोस्तों के लिए। वो मेरा दोस्त है अली ज़िशान, वो डिजाइनर है। उसने मुझे फोन किया, उसने कहा यार मेरे लिए चलेगा। मैं कहा क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो उसने मुझे चला दिया और वो चल गया। वो हाईलाइट्स हो गई, वो हेडलाइंस में आ गया, वो फिर वो मैंने देखा सोशल मीडिया पर। फिर अभी मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे एक एतराज हुआ। क्या? वो लोगों ने ना नीचे डिस्करेज बहुत किया ना, कई लोगों ने, और वो सारे कोई इसी फैशन इंडस्ट्री से थे। एक ने कहा कि यार अब दूध वाले भी चलेंगे इस रैंप के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मतलब दूध वाले क्या इंसान नहीं है, या वहां पर सिर्फ यही कमजोर लोगों का चलना हक है? एक तगड़ा बंदा भी तो चल सकता है। तो वो हम चले फिर। तो मुझे इन लोगों पे होता है कि लोग किस तरह की बातें करते हैं, डिस्करेज करने के। सोशल मीडिया तो है ही इसका नाम ना, तो उससे आप डिस्करेज ना हो करें, अब तो आप आदी हो जाए। और मैं वो इमेजिन कर रही हूँ ना, चौधरी असलम साहब को जैसे हम देखते थे, अगर वाकई उनकी यंग एज को पोर्ट्रे किया जाए तो आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही लग रही। उनकी भी दाढ़ी और इसी तरह बड़ा एक रोशन सा चेहरा उनका। और अच्छा है पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री जरा दोबारा से बहाल हो, ये होना चाहिए। मुझे लगता है आप ना एंकर से हटके आप फिल्म स्टार बनने वाले हैं। तो आपसे हम सारे ऑटोग्राफ लेके रख ले, तो कल को आप मशहूर हो गए, फिर आपने कहने मैंने नहीं आना। आप तो मेरी भाभी है, आप तो हुक्म करेगी हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं भाभी, मैं तो अभी भी बड़ा
नीचे रहना पसंद करता हूँ, ज़मीन पे रहता हूँ, मैं सोता भी ज़मीन पे हूँ, मुझे ज़मीन के साथ लगे रहना अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद। आप देखें भाभी, ये लोग जाते हैं ना, मतलब ये कोई भी स्टार जाते हैं, ये लोगों को इन्फॉर्म करके जाते हैं फलां जगह जा रहे हैं, फलां जगह जा रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि छुप के नीचे हुड पहन के नीचे से छुप करके निकल जाना चाहिए। कई दफ़ा तो लोग, मैं बाइक पे, कभी अक्सर बाइक पे चलाता हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ या पीछे बैठा हूँ बाइक पे, तो लोग पीछे आते हैं, बट साहब ये वर्षा तुसी बाइक थे, तो मैं कहा यार बाइक सारी जिंदगी बाइक ही तो चलाई है हमने, अब अल्लाह ने गड्डियां देती हैं, फिर बाइक भूल जाइए। तो जिंदगी में क्या क्या शौक है काम से हटके? खाना पीना तो मुझे पता है आपको पसंद भाई, मुझे सोने का बड़ा शौक है। ये कौन सा शौक है? मेरी हॉबी है सोना। सोना हॉबी है? मैं, आप यकीन करेंगी कि मैं अगर वेला हूँ तो मैं 24-24 घंटे भी सोया रहता हूँ। मैंने कल आमिर खान का एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो ये बता रहे थे कि मुझे अगर कोई जगाए नहीं तो मैं बहुत देर सो सकता हूँ, मैं 16 घंटे आराम से सो लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं 24-24 घंटे सोया रहता हूँ। लेट जाता हूँ ना, मतलब सोया मैं तो सो ही रहा हूँ, यानी कि सुस्ती कह लें आप इसको, क्या कह लें, लेकिन मुझे शौक से सोता हूँ मैं, बड़ा सुकून से, रिलैक्स हो। और अनइंटरप्टेड नींद आती है? अनइंटरप्टेड, मतलब मैं कोई जगाए तो अब तो आराम से कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पहले डिस्टर्ब कर देते थे तो ऐसा लगता था। मुझे याद है भाई, मैं स्कूल जाने के लिए ना, जब मेरी अम्मी उठाया करती थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मैं स्कूल जाना है। फिर मैं यूं करके देखता था तो मेरे डैडी आराम से सो रहे होते थे चारपाई पे और लेटे हुए हैं, सर्दियों में रजाई में सुकून से गर्म बिस्तर में सब सो रहे हैं, और मैं तैयार हो रहा हूँ बिस्तर लेके जा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता होता था कि यार मेरे पे ये टाइम कब आएगा। तो अब आता है ना, तो मैं वो चीज़ सोचता हूँ, तो मैं दबा के सोता हूँ कि अब आराम से सो। अच्छा, खाने पीने का भी आपको बहुत शौक है? एक तो आप भट्ट हैं, फिर आप लाहौरी भी हैं, अभी आप बिहाइंड द कैमरा हम जब बात कर रहे थे तो उसमें भी आप कुछ खानों की जगह और वो बता रहे थे। हाँ, वो लड़का एक एंकर जो आपका खड़ा था, वो फूड शो करता है। भाभी, खाने में मुझे अच्छा पका हुआ सब कुछ पसंद है। घर का खाना भी, घर का खाना भी, बाजार का खाना भी, मुझे अच्छा पका हुआ, यानी कि जैसे कहते हैं ना, हाँ, पका हुआ अच्छा हो, जिसे दिल से पकाया गया हो, वो मुझे पसंद है। जो मगरों लाया हो फिर खाने का मजा नहीं आता, स्वाद भी नहीं आता। मगरों लाए हुए खाने जो से होते हैं ना, वो वैसे भी बंदा क्या करे ना, खाना वही होता है जो किसी ने प्यार से आपके लिए पकाया हो, जो आपको पता हो, और वो थोड़ा हो ज्यादा हो, वो अपना असर छोड़ जाता है। मुझे मेरी अम्मी के हाथ के पकाए हुए दाल चावल जो उनसे है ना, वो मुझे, कभी मैं बुढ़ा भी हो जाऊं या कहीं सदियों बाद, मैं वो पहचान लूंगा कि मेरी माँ के हाथ का की खानों में मोहब्बत होती है, और वही जो मेरी यादें हैं ना, वो चलती रहती हैं। मेरी खानों से मेमोरीज एसोसिएटेड। अब मुझे याद है, मेरे डैडी मुझे लेके जाते थे ना, यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ने जाते थे ट्यूशन, तो वो खुद लेके जाया करते थे कि मैं गायब हो जाता था, तो उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई थी कि ये इसको खुद छोड़ के आना। तो उसमें ना मुझे वो दोपहर का नाश्ता करवाते थे, लंच करवाते थे। वहाँ पे एक लवली होटल होता था लक्ष्मी चौक में, उसकी ना पालक बिरयानी होती थी। अच्छा। वो पालक डाल के देता था बिरयानी के ऊपर, पालक में आलू होते थे। अब मुझे भूख लगने लगी जो खानों की बातें हो रही है। तो वो मैं टेस्ट नहीं भूल सका जिंदगी भर, मैं ढूंढता रहा वो टेस्ट और मुझे मिला नहीं। वो मेरे बचपन का टेस्ट है ना, यानी कि वो मेरी मेमोरी में पड़ा हुआ कहीं पे। फिर ऐसे ही कई जगहों पे, कई खाने में आज भी कहीं पे खाऊं ना, तो मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ कि ये तो मेरा टेस्ट वो है। फिर मेरी मेमोरीज एसोसिएटेड है मुख्तलिफ जगहों के साथ, चीज़ों के साथ, खानों के साथ। वो टेस्ट जब जूं ही आता है, वो मेमोरी दोबारा अलाइव हो जाती है कि ये तो मैंने वहाँ खाया था। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, खानों को मैं इस तरह इंजॉय करके खाता हूँ, मेरी मेमोरीज हैं उसके साथ खाने। अच्छा, लाहौर में जो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी, ये कितना बड़ा जुल्म है। कितना अच्छा था, 24/7 हम वहाँ जाते थे, रात में भी पूरियाँ खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, उसको भी जरा बहाल कराने की तरफ आए ना। हमारी भी बड़ी यादें हैं वो हमारे अपनी कुछ कुताहियां हैं उसके अंदर, जो मेरे ख्याल से अब हमें समझ आ गई कि क्या करना चाहिए। खाना तो अब लाहौर शहर में ट्रेडिशनल खाना रहा ही नहीं। आप कहीं पे ढूंढने जाएं तो 2-4 जगह ही बची हैं, वरना कुछ नहीं बचा। अब आप क्या कह सकती हैं लाहौर का ट्रेडिशनल खाना क्या है? बस अब तो नान चने ही दिमाग में आते हैं। नान चने हैं। अब मैं उस दिन मियां सली के साथ बैठा हुआ था, मेरे बड़े हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या लाहौर का खाना है, लाहौर का खाना है क्या? उन्होंने कहा नान चने हैं, ये है। लाहौर के खाने बहुत ज्यादा थे जो गुम हो गए हैं। अब मैं आपको उसमें से एक बताता हूँ, वड़ियाँ चावल खाते थे हम। किसी को पता है वड़ियाँ चावल क्या होते हैं? वड़ियाँ का मुझे पता है, घर में वड़ियाँ वटते थे। जी, उसका मुझे पता है। वड़ियों का शोरबा बना के उसमें चावल तैरते थे, जो चावल रोटी के साथ खाता था मैं। अच्छा। अब वो हमारे इलाके की खुराक थी। फिर हमारे घर में एक खड़े मसाले का गोश्त बनता है, तो खड़े मसाले का गोश्त किसी को पता नहीं, उसमें सारे मसाले खड़े हैं। उसमें पाउडर वाले मसाले सिर्फ नमक होगा, वरना सारे मसाले खड़े हैं। और उसके बाद हमारे एक माँ चनों की दाल बनती है, मेरी वालदा बनाती हैं, वो बड़ी खास थी। फिर हमारे शहर में दास कुलचे बनते थे, वो हमारे थे। पूड़ी हलवा हमारा है। अभी दास कुलचे बनते हैं एक ही जगह पे, चूना मंडी में बनते हैं, वो एक ही बंदा लगाता है, साइदी बाट साहब है मेरे अंकल। अच्छा। तो वो लगाते हैं।
तो वो ही काम करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे हाथों से निकल गया हुआ ना। देखिए इसको बहाल किया जा सकता है। फिर हमने बाहर के खाने ला के लाहौर में थोपने शुरू कर दिए। लाहौर में हलीम बड़ी अच्छी बनती थी, कूजी हलीम पठानी मुझे नहीं बहुत भाभी, अच्छी कूजी लगती है। हलीम नहीं, सही हलीम, रगड़े वाली। अच्छा, वो कहाँ रगड़े से वाली मिलती है? हलीम, और वो बड़ी गाढ़ी हलीम होती थी, चूना मंडी चौक में हम खाया करते थे। मैं रहने वाला हूँ शेरा वाले गेट का, चूना मंडी। अंदरून सारा। तो वो हलीम आज तक मुझे नजर नहीं आई दोबारा कि वो हलीम का, हाँ उस तरह की हलीम भाटी दरवाजे पे वो सुल्तान साहब हैं, वो लगाते हैं वो हलीम। वो लाहौर की हलीम है, वो लाहौर की आइटम है। वो लाहौर, ये लाहौर अगर आप सुने तो लाहौर से आपको वो खाने याद आते हैं, नान पकोड़े, वो आलू और बताऊं। हम कॉलेज में खाया करते थे, यस। तो और ये मछली वाले के पास वो मछली वाले के पास होते हैं बैंगन होते थे, बैंगन और आलू पीठी वाला जो सा गोल होता है। तो आजकल हमने उसको पाव में डालना शुरू कर दिया, वो बड़ा पाव बना दिया। लेकिन ये लाहौर की आइटमें थी और लाहौर से गुम होती जा रही हैं। अब आपको कहाँ मिलता है आलू और बताऊं, कहाँ नहीं ढूंढेंगे? मिलता, वैसे मैं नहीं याद मिलता। करूं तो नहीं मिलता। नहीं आपने मिलता। कितनी सारी मेरी भी यादें ताजा कर दी है। चिकड़ चने होते थे भाभी, अभी मिलते हैं। एक मुझे याद है, वो मस्जिद के पीछे एक बंदा होता था। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी, वो हम उन यादों में खो गए हैं ना खाने। चिकड़ चने बड़े अच्छे होते थे, लाहौर शहर का खाना है ये। वो मुझे दुकान अभी भी याद है, अब अपने याद चिकड़ चने चूना मंडी में ही लगते हैं, हमने तो वहीं से खाए हैं। वो अंकल मुनीर होते थे, चाचा मुनीरा, चाचे मुनीरे का बेटा दीमा लगाता है। धीमे से हमने वो चिकड़ चने खाए हैं। वो लकड़ी का होता था, बड़ा परात, वो लकड़ी के परात के अंदर बनती थी। वो लकड़ी का परात बनता था, उसका ना अंदर घी नहीं होता। हाँ, घी नहीं होता, पानी होता, पानी में बनते हैं वो। पानी में क्या चने बनते और उसके साथ सैलेड और वो जो रायता होता था। नहीं, मुझे लगता है अब अभी तो कहीं से नहीं मिलने, अब बनाने पड़ेंगे। मलाई डाल के खाते थे हम उसके ऊपर। अच्छा जी, बहुत ही हमने गुफ्तगू कहाँ से कहाँ और क्या क्या मुझे लगता है लॉन्गेस्ट आपका पॉडकास्ट मुझे ऐसे ही लग रहा है, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बातें हो रही है। भट्टी साहब से आपने मेरा सवाल जरूर पूछना है, तो मैं उनसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं, क्योंकि मैं उनको ना नहीं, मैं आपका एतराज पहुंचा दूंगी। देखिए, मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं समझता, वो जर्नलिस्ट नहीं है। मैं भी आपको बता, भट्टी साहब इस पे नाराज हो जाए नाराज, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता। ये मेरी सवाबदीद है। मैं बता रहा हूँ, मुझे वो जर्नलिस्ट नहीं लगते। मुझे लगता है कि मैं क्योंकि मैंने उनको देखा था, वो एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर शुरू हुए थे, वो वहां से शुरू हुए। उससे पहले वो एक होटल के अंदर पीआरओ थे, वो वहां से शुरू हुए हैं। और वो ये अब जो सारा कुछ कर रहे हैं, और वो एक बहुत मायानाज जर्नलिस्ट कहलाते हैं। वो पॉडकास्ट करते हैं, वो निकाल के लेके जाते हैं तकरीबकारी वाली चीजें, जिससे वो आदमी भड़के। लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी की थी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। वो एक सवाल था, वो बड़ा अच्छा था। वो उन्होंने पूछा, वो सवाल पूछा जाना चाहिए था मौलाना तारिक जमील से, जो उन्होंने पूछा था वो पूछा जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भट्टी साहब को बहुत ज्यादा अशद जरूरत है ये जानने के लिए कि जर्नलिज्म हम करते क्यों है। उनको ऐसा लगता है कि मशहूर होने के लिए जर्नलिज्म की जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म पैसे कमाने के लिए की जाती है। ऐसा नहीं है। हम जर्नलिज्म पैसे कमाने के लिए नहीं करते, हम सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जर्नलिज्म करते हैं। हम सोसाइटी को में जो उसकी बुराइयां हैं वो निकाल के दिखाते हैं, और हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। हम यही अपने बड़ों से सुनते आए हैं, बड़े जर्नलिस्ट से हमने यही सुना है ना कि तनकीद बराए इस्लाह होती है। तो ये चीज़ों से मेरा उनसे इख्तलाफ है, बड़ा क्या कहते हैं, मैन टू मैन इख्तलाफ है। और मैं दूसरी बात ये कि जो उन्होंने डॉक्टर उमर आदिल का इंटरव्यू जब किया, तो मुझे ये तकलीफ हुई कि आपने मुझे जाने बगैर, मेरा मौकफ सुने बगैर मेरे बारे में स्टिग्मा लगा दिया कि जी टके का ये जो सहाफ़ी साहब हैं, ये जो बना हुआ है, ये $2 कमाने के लिए इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, शर्म आनी चाहिए इनको। आपने अब $1 कमाने के लिए डॉक्टर उमर आदिल को नहीं बिठाया। आपका ये एतराज़ बिल्कुल इसी तरह से चला जाएगा। और एक चीज़ जो अब हम सहाफ़त पे अगर बात करने लगेंगे, फिर हमें 1 घंटा लगेगा। कि बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं, ये मेरा भी एतराज़ है, जो सहाफ़त नहीं कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, फिर सिर्फ एक लाइन पकड़ के वो लोगों को भी गुमराह करें। वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी बड़ा एतराज़ है। तो बस हमारी गुफ्तगू तवील हो गई। सहाफ़त पर हम इंशाल्लाह कोई और रखेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो पुराने काम करने वाले, हम 20-20 साल से अब काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और यही नौजवानों की भी जिम्मेदारी बनती है, जिसकी आपने बात की। तो जाते जाते कोई पैगाम अपने चाहने वालों को, मदाहों को और नौजवानों को। एक तो भाभी गलतियां करते हैं, इंसान खता का पुतला है। जब गलती हो जाए, सॉरी करके आगे बढ़ जाएं, आपका कद बहुत बढ़ जाएगा। मेरे साथ जाती तौर पे भी, और मैंने देखा भी है। रजब अली आपको एग्जांपल आपको बताई, जहां आपने सॉरी किया नहीं, आप खुद को लाइट भी फील करते हैं और आप अपने उससे बढ़ जाते हैं, आपका मोराल बढ़ जाता है, आप बेहतर फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपसे गलतियां हो गई हैं, तो उस पर अकड़ने की बजाय, उस पर अना में आके अपने आप को मजीद डिप्रेशन का शिकार करने की बजाय सॉरी करें और आगे बढ़ जाएं। बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ज़ुहैब भट्ट। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।